पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा नेता जुट गए हैं। समारोह में 50,000 से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। सीएम की ताजपोशी के समारोह को भव्य बनाने के लिए आयोजन स्थल पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि मेला ग्राउंड को शाही रूप दिया जा सके। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट के कई मंत्री और अनेक भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा कई साधु संत भी हिस्सा लेंगे। नमो के मनो, या यूं कहें कि मोदी के मनोहर की ताजपोशी की घड़ियां करीब आती जा रही हैं। ऐसे में उसकी तैयारियां भी परवान चढ़ती जा रही हैं। समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार बिल्डिंग के पास सिटी सेंटर में होगा। मेला ग्राउंड के नाम से मशहूर इस जगह को साफ सुथरा करने और राजश्री रूप देने में सरकारी अमले ने दिन रात एक कर दिया है। न केवल प्रशासन के आला अधिकारी बल्कि भाजपा के बड़े बड़े नेता भी सुबह से शाम तक आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते दिख रहे हैं। देखिए, इसमें सारों के लिए जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके सबके लिए व्यवस्था की है। बाहरले प्रदेशों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की है। हमारी पार्टी के सीनियर फंक्शनरीज आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की है। हमारे परिवार के और लोग आ रहे हैं, सीनियर लोग आ रहे हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था की है। कुछ संत महात्मा आ रहे हैं, उनके लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की है। तो सबके लिए, एमपीज़ के लिए व्यवस्था की है, सारे एमएलएज के लिए और उनके परिवारों के लिए व्यवस्था की है। सबके लिए हमने 13 एकड़ की खाली जमीन पर साफ सफाई का काम जोरों पर है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े भूभाग में फैले आयोजन स्थल को तैयार करने में करोड़ों का खर्च आएगा। लेकिन मोदी की आवभगत की तैयारियों में डूबे भाजपा के नेताओं ने इसे मोदी के सफाई अभियान का नाम देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ केंद्र के भाजपा नेताओं समेत कई अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू समेत कई मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। स्वच्छता अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के अंदर चलाया है। तो चौहान साहब, आपने यहाँ 2 दिन पहले भी आकर देखा होगा कि किस तरह का खंडहर, किस तरह का वो, अगर कोई इस बहाने यहाँ की खूबसूरती बन जाती है और ये जो एरिया की जो गंदगी है वो यहाँ से साफ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। आयोजन स्थल पर सुरक्षा को लेकर अधिकारियों द्वारा जायजा लेने के बाद सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की जा रही है। हालांकि सुरक्षा में कितने अधिकारी तैनात होंगे, इसके लिए अभी अधिकारी बैठक कर रहे हैं। रविवार को होने जा रहे ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं व प्रशासनिक आला अधिकारियों द्वारा पूरी तैयारियां अपनी चरम सीमा पर है। अब देखना यह होगा कि रविवार का ये कार्यक्रम कितना शानदार तरीके से मनाया जाता है। कैमरामैन अमनदीप के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। हरियाणा में भाजपा के विधायक दल के नेता मनोहर लाल खट्टर 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार बिल्डिंग के पास सिटी सेंटर में होगा। समारोह में 50,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल समय पर आयोजन स्थल को तैयार करने के लिए प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। यही कारण है कि समय की कमी के रहते विश्वकर्मा दिवस पर भी मजदूर हाथ में औजार लिए मोदी स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को होने जा रहे मेगा शो के लिए प्रशासनिक आला अधिकारी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 मेला ग्राउंड में जहां पे नए सीएम द्वारा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, इस मेला ग्राउंड को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। 2 दिन पहले इसकी स्थिति काफ़ी अलग थी और आज यहाँ पे जो है पूरा जो ग्राउंड जो 13 एकड़ का बताया जा रहा है, इसे पूरी तरह से सपाट कर दिया जा चुका है। पहले यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था और आज यहाँ पे मैदान है, पूरा स्पाट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसीबी की मशीनें चल रही हैं यहाँ पे। हालांकि आज विश्वकर्मा डे है, परंतु 26 अक्टूबर को जो होने वाला मेगा शो है उसमें प्रधानमंत्री ने आना है, तो बहुत बड़ी जो बात है उसके लिए प्रशासनिक आला अधिकारी व बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं चाहते कि उनकी ओर से कोई कमी पेशी हो, इसलिए आज के दिन भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। और जो 26 अक्टूबर को होने वाला मेगा शो है उसको एक यादगार बनाने के लिए पूरे जोर शोर से यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही है। कैमरामैन अमनदीप के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला।
वहीं करनाल से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन आनंद का कहना है कि भावी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जल्द ही सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन आनंद जिला भाजपा नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता कर रहे थे। जगमोहन आनंद ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को पंचकुला में होने वाले शपथ समारोह में दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र से भी कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शिरकत करेंगे। इस प्रकार से इतने बड़े ग्राउंड के अंदर भव्य शपथ ग्रहण को हम लोग भव्य बनाए जा रहे हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्रीय नेतृत्व से आला जो हमारे नेता हैं वो होंगे और काफी भव्य समारोह होगा। देखिए, मंत्रिमंडल बनाने का जो विशेषाधिकार है वो मुख्यमंत्री महोदय का है। वो किन मंत्रियों को शामिल करते हैं, मंत्रिमंडल बड़ा होगा छोटा होगा, उसका आकार क्या रहेगा, ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री। चुनावी जंग हारने के बाद लगता है कांग्रेस में अंदरूनी द्वंद्व शुरू हो गया है। पार्टी ने अभी तक हार के कारणों की समीक्षा भी नहीं की और बेरी के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने साफ कर दिया कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनकी नज़र में कांग्रेस के हार के 3 मुख्य कारण हैं, जिनमें मंत्रिमंडल में जूनियरों को शामिल करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और अफसरों पर नियंत्रण नहीं होना है। बहुत होते हैं, ये तो एक जो है उसका विश्लेषण करने की बात है, कितने कारण हैं, क्या नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे मेरी मान्यता ये है कि एक तो इंक्लूजन ऑफ जूनियर पर्सन इन द कैबिनेट, और दूसरा कारण है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, और तीसरा है बेलगाम अफसरशाही, अनकंट्रोल्ड ब्यूरोक्रेसी। ये 3 कारण को मैं मेन मानता हूँ। हिसार के रामनगर इलाके में चुनाव के दिन घायल हुए विनोद नामक युवक की मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों ने हिसार चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और शव को लेने से मना कर दिया। दरअसल परिजनों ने रामगढ़ बस्ती के ही 9 युवकों पर विनोद की हत्या का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि बार बार कहने के बाद भी पुलिस और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें जाम लगाना पड़ा। साथ ही मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और 10 लाख मुआवजे की मांग की है। वहीं परिवार के समर्थन में उतरे नगर निगम के कर्मचारियों ने 4 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद जिले के उपमंडल अधिकारी अशोक गर्ग द्वारा उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। मेरा भाई था मेरे से बड़ा, ठीक है ना, वो वहाँ चौक में खड़ा हुआ था। 5-10 लड़के आए, ठीक है, 9 आदमी थे घर घर के, ठीक है, और 5-6 लड़के बाहर के थे, ठीक। वो उन्होंने आके तलवार मारी जी, ठीक। यही बात थी। अब आप लोग क्या चाहते हो उसके बारे में? हम ये चाहते हैं जी, हमने जो आरोपी है वो मिले, पकड़ गिरफ्तार करें। डिप्टी साहब ने गिरफ्तारी कर ली है, बाकी तफ्तीश जारी है। किसी निर्दोष आदमी को कोई तंग नहीं किया जाएगा। नंबर 2, जो मुआवजे की बात है, जो पैसे मिलने चाहिए, कंपनसेशन की बात है, हमारा ये प्रयास रहेगा सरकार से ज़्यादा जो भी आर्थिक सहायता मिल सकती है आपको दिलवाएं, और बाकी जो भी काम जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम आपके उसी टाइम करेंगे सारे। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 18, 19, 20 और 21 के चौराहे पर 3 युवतियों द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी। मौके पर पहुंची पीसीआर पुलिस की 2 महिला कांस्टेबल के साथ तीनों ने मारपीट की और वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद पुलिस बल और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला पुलिसकर्मियों को सेक्टर 16 सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं 3 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद एक युवती को बाल सुधार गृह और 2 को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में दोनों को जिला अदालत भी ले जाया गया।
ये कंट्रोल रूम में सुबह मैसेज गया था 4:15 बजे कि 3 लेडीज़ ने ड्रिंक की हुई है और 18, 19, 20, 21 वाले चौक पे हैं और उस पे किसी ने फ़ोन करा था राहगीर ने। उस पर हमारी पीसीआर वाली लेडीज़ का व्हीकल भी वहाँ गया और थाने से ईओ और लेडी कांस्टेबल और फ्लाइंगा ले गए। वहाँ इन्होंने पीसीआर की लेडी कांस्टेबल के साथ बदतमीज़ी करी, उसकी वर्दी फाड़ी, उनसे हाथापाई करी। ड्रिंक इन्होंने काफ़ी कर रखी थी, उसके इनका मेडिकल करा के इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। हाँ, एक ने पहले अपनी उम्र 19 बताई थी, बाद में डॉक्टर को 17 बताई है, तो उसका जुवेनाइल है, उसको जुवेनाइल कोर्ट में पेश करें। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 19 थाना प्रभारी पूनम दिलावरी को सेक्टर 38 निवासी अमृति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर उसका भाई संदीप फोन पर धमकियां दे रहा है। यह धमकियां उनके सरकारी फोन पर आ रही हैं, जिसके चलते सेक्टर 19 थाना पुलिस में डीडीआर भी दर्ज की गई है। इस संदर्भ में आला अधिकारी कई खुफिया विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि संदीप रोपड़ जेल में एक सजा याफ्ता मुजरिम है। गौरतलब है कि संदीप को गत 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ जिला अदालत में 2 पंजाब पुलिस कर्मियों द्वारा लाया गया था। रोपड़ पुलिस इस आरोपी को वकील से मारपीट करने के केस में पेश करने के लिए चंडीगढ़ की जिला अदालत लाया गया, तो ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर अपने साथी के साथ सफेद रंग की ऑल्टो कार में भाग निकला। चंडीगढ़ की जिला अदालत से भागे इस आरोपी को पहले मोहाली स्थित जिला अदालत में भी पेश किया गया था। यमुनानगर की जगाधरी जेल अक्सर जेल में मोबाइल मिलने से सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार जेल में कैदी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। ये कैदी पेशे से वकील था और 10 जून को उसे कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर की जगाधरी जेल में शुक्रवार सुबह एक कैदी ने जेल में फांसी लगा ली। कैदी ने उसी चादर का फंदा बनाकर आत्महत्या की जिस पर वो रात को सोता था। दरअसल ये कैदी सुरेश नाम का एक वकील था, जिसका इनकम टैक्स विभाग से धोखाधड़ी के मामले में विवाद चल रहा था और विभाग ने ही कोर्ट में केस कर सुरेश को 2 साल की सजा करवाई थी, जिसके बाद सुरेश काफी तनाव में था। परिवार वालों का कहना है कि कुछ दिन पहले जब वो लोग सुरेश से मिलने आए थे तो वो काफी परेशान था, जिसके बाद परिवार के लोग उसकी दवाई लेकर आए, लेकिन जेल प्रशासन ने यह कहकर उन्हें लौटा दिया कि वो जेल से बाहर की दवाई नहीं लेने देंगे। कभी भी टेंशन आ जाती है जब दिमाग में, तो ये अपना मेडिसिन लेते थे, वो मेडिसिन अंदर नहीं जाने दी जेल वालों। अब आदमी कोई भी डिप्रेशन में आ जाता है तो अपने गोली खाता आराम से रात को सो जाता है। अब ये उनको मेडिसिन नहीं जाने दी अंदर, मेडिसिन गई होती तो ये काम होता ही ना। चद्दर का फंदा बना के फांसी ली हुई है, जिस पर हमने स्पेशल टीम को बुलाया, वहाँ उससे भी उसका मुआयना करवाया। तो उसके बाद उसकी पत्नी का बयान लिखा, जिसने बताया कि मेरा पति सजा होने के बाद डिप्रेशन में था, जो दवाई लेता था, जब भी मैं मुलाकात हो जाती थी वो बताता था कि मेरे को नींद नहीं आती। जेल प्रशासन को जैसे ही इस घटना का पता चला, उन्होंने थाना शहर जगाधरी में इस मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों की माने तो उन्होंने परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और जेल में आत्महत्या करने के पीछे कहीं कोई और कारण तो नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। आत्महत्या की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जेल में सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल की बैरक में क्या हो रहा है, इसका अंदाजा भी जेल प्रशासन नहीं लगाता। यमुनानगर से कुमार रमेश के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको करंट लगेगा। बिजली बिल तो आपने बहुत देखे होंगे। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ज्यादा बिल भेजे जाने की बात भी आपने देखी और सुनी होगी। आप में बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन हरियाणा बिजली विभाग ने तो गलतियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। उसमें से एक छोटे से पान दुकान वाले को 1 अरब से ज्यादा का बिजली बिल दे डाला है। 1 अरब 32 करोड़ 29,60,332 रुपया। ये कोई राहत पैकेज नहीं है, बल्कि हरियाणा बिजली विभाग की तरफ से अपने एक उपभोक्ता को दिया गया दिवाली गिफ्ट है। एक ऐसा गिफ्ट जिससे उसे जोर का करंट लगा है।
और जब जब उसे इस गिफ्ट की याद आएगी तब तब इस करंट के झटके उसे लगते रहेंगे। मामला गोहाना की पुरानी अनाज मंडी के पास पान की दुकान चलाने वाले राजेश चौटाला से जुड़ा हुआ है। सोनीपत के गोहाना के रहने वाले राजेश को उत्तरी हरियाणा बिजली निगम ने 48 यूनिट का 1 अरब से ज़्यादा का बिजली बिल भेजा है। ये बिल तब आया है जब राजेश की दुकान में केवल एक बल्ब और एक पंखा ही है। राजेश का कहना है कि इतना बिल ना तो पहले किसी ने सुना और ना देखा। अब की बार जो बिल आया है वो 1 अरब 32 करोड़ रुपए का आया है। ये बिल देख के हम इतना भारी बिल देख के हम चौंक गए, जो कि इतना भारी बिल देख के हम सारा ना तो कभी सुना था ना कभी देखा था, आज पहली बार सुना है। रीडिंग कितनी आई है यहाँ? ये जो बिल है जो 48 रीडिंग का बिल के हिसाब से 48 रीडिंग है इस बिल के अंदर। जब इस बारे में एडीसी सोनीपत से बात की गई तो इतनी भारी भरकम राशि देखकर झटका तो उन्हें भी लगा, लेकिन वो इसे कंप्यूटर की गलती बताने लगे। ये प्रशासन की नॉलेज में आया है कि एक छोटे उपभोक्ता को 1 अरब के आसपास का बिल बिजली निगम ने दिया है, तो इस बारे में शंका है कि शायद कंप्यूटर के द्वारा ये गलती क्लरिकल गलती हो गई होगी, तो वो पूरी जांच इसमें की जाएगी और ऐसे हिसाब से भी इस बारे में जानकारी ली जाएगी। उपभोक्ता का बिल बिल्कुल सही जो उसका बिल आता है उसके अनुसार ही ठीक कराया जाएगा, उसकी संतुष्टि की जाएगी। कुछ ही महीने पहले मुकेश अंबानी को 7 लाख रुपए का बिल आया था, तो उस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन हरियाणा बिजली विभाग ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, उसने तो अरब का ही आंकड़ा पार कर दिया। वैसे विभाग की ऐसी कारगुजारियां अतीत में भी रह चुकी हैं। अप्रैल 2007 में हरियाणा के नारनौल शहर में मुरारी लाल को भी बिजली का ऐसा ही झटका लगा था। उसे उसके 2 बेडरूम वाले घर के लिए 234 करोड़ रुपए का बिजली बिल भेजा गया था। इस बिल को तो देखकर अंबानी, टाटा, बिड़ला को भी झटका लग जाए, फिर एक मामूली दुकानदार की क्या बिसात। सोनीपत से कमल मिड्ढा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिले धमकी भरे खत के बाद भारत के 3 बड़े शहरों मुंबई, अहमदाबाद और कोच्चि के एयरपोर्टों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अथॉरिटी ने एयर इंडिया के कुछ फ्लाइट्स पर भी फिदायन हमले की आशंका जताई है। अथॉरिटी को भेजे गए धमकी भरे खत में शुक्रवार को अहमदाबाद से कोच्चि आ रही और कोच्चि से मुंबई जा रही एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स को निशाना बनाने की धमकी दी गई। अहमदाबाद से कोच्चि आ रही फ्लाइट्स में बम होने की आशंका के चलते कोच्चि एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ते को बुला लिया गया था। इसके अलावा सीआईएसएफ के डीआईजी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग भी की। कोच्चि एयरपोर्ट पर हुई मीटिंग के बाद मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियां खत भेजने वाले की जांच में जुट गई हैं। गौरतलब है कि धमकी भरा खत शुक्रवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को मिला था। इसमें धमकी दी गई थी कि शुक्रवार सुबह को कोच्चि से मुंबई और शुक्रवार रात को अहमदाबाद से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स को निशाना बनाया जाएगा। कांग्रेस में राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग के बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक नया सगुफा छेड़ दिया है। चिदम्बरम ने एक अंग्रेजी चैनल से बातचीत में कहा है कि भविष्य में कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो सकता है। नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी चिदम्बरम ने यह चर्चा ऐसे समय छेड़ी है जब पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वर्तमान में कांग्रेस का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष के रूप में उनके पुत्र राहुल गांधी संयुक्त रूप से कर रहे हैं। हाल के सालों में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल उससे राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य भी छिन गए और इस साल महाराष्ट्र व हरियाणा केंद्र सरकार की भी कांग्रेस से छिन चुके हैं। लगातार शिकस्त से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भयंकर निराशा है। कार्यकर्ताओं का एक समूह राहुल गांधी से पार्टी का नेतृत्व छीनकर उनकी बहन प्रियंका गांधी को पार्टी का नेतृत्व सौंपने की मांग लगातार कर रहा है। इसके लिए इलाहाबाद में पोस्टरबाजी व दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर नारेबाजी बार बार हो रही है।
आरएसएस के मुखपत्र केसरी में छपे एक लेख में बीजेपी के एक नेता ने इशारों में लिखा है कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को असल में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाना चाहिए था। यह लेख 17 अक्टूबर को अंक में बी गोपालकृष्णन ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नेहरू का स्वार्थ सभी बड़ी राष्ट्रीय त्रासदियों की वजह था। गोपाल कृष्णन लिखते हैं कि अगर इतिहास के विद्यार्थियों ने ईमानदारी से बंटवारे के पहले के ऐतिहासिक तथ्यों और गोडसे के विचारों का अध्ययन किया होता तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि गोडसे ने गलत निशाना चुना। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक पूरे लेख में इस बात का तर्क दिया गया है कि गांधी की हत्या में संघ का कोई हाथ नहीं था और गोडसे स्वयंसेवक नहीं था, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि गोडसे नेहरू से बेहतर था। लेख कहता है कि वैश्विक नेता बनने के लिए नेहरू को गांधी का नाम, खादी और टोपी चाहिए थी। गोडसे नेहरू से कहीं ज्यादा बेहतर था। उसने सम्मानपूर्वक झुकने के बाद उन्हें गोली मारी। वह नेहरू जैसा नहीं था कि आगे से झुका और पीठ में छुरा भोंक दिया। इस बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।